दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर आप इसके बाद एक भी वीडियो देखना नहीं चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं अरस्तु, हेरोडोटस, होमर युग और पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में। जो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी आपको सटीक देने वाले हैं, जो कि सुनते मात्र से आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में पूछने की 100% गारंटी है एकदम। आपको अगर याद नहीं भी होता है तो इस प्रश्न को आपको किताब में, कॉपी में कहीं भी नोट कर करके रट जाना है, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा जो शुरू होने जा रहा है 23 सितंबर से, यानी एक सप्ताह बाद। तो इसमें आपको ये सारे प्रश्न जो है पूछा ही जाएगा। इस ये चार जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, हेरोडोटस, अरस्तु, होमर युग, पेलोपोनेशियन युद्ध, ये 100% हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना एकदम गारंटी तय है। तो कौन सा प्रश्न सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको समझना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे और अरस्तु के बारे से पढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको हमने पिछले वीडियो में बताए थे सुकारत। सुकारत के चेला कौन थे, यानी इसका चेला थे प्लेटो। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन थे, अरस्तु। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के शिष्य हुए आपका सिकंदर, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और कई बार आक्रमण किया था लूटने के लिए। ठीक है, चलिए, यानी सुकारत के चेला थे यानी शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, सर सुकारत के गुरु जी कौन थे? तो भाई सुकारत के बारे में ऐसा नहीं बताया गया इनका गुरु कौन था। इतना गरीब थे, इतना ठोकर खाए थे बचपन से कि समझिए इनको जन्मजात शिक्षा मिली हुई थी। चलिए, हम बाद में बात करते हैं अरस्तु के बारे में, जो प्लेटो के चेला थे, यानी इनका गुरु जी, अरस्तु के जो गुरु का नाम था वो प्लेटो थे। प्लेटो के नाम से एक एकेडमी चलता था, जिस एकेडमी का आगे चल करके जो है उसका उत्तराधिकारी अरस्तु को बनाया गया। अरस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही मेधावी और समस्त शिष्यों में मेधावी था। इसका जन्म, यानी अरस्तु साहब का जन्म यूनानी नगर एस्टेजिरा के एथेंस नामक स्थान में 387 ईसा पूर्व में हुआ था। एक बात आप लोग भूलिएगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जैसे विज्ञान के जो है जनक अरस्तु को ही माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 387 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे, मैसीडन नाम था। फिलिप के दरबार में एक डॉक्टर थे। इनके पिता के मृत्यु के बाद ये एथेंस आ गए। प्लेटो के एकेडमी में इन्होंने 20 वर्ष तक पढ़ाई किया। अरस्तु साहब ने अपने गुरु प्लेटो के एकेडमी में 20 वर्ष तक अध्ययन किया और उसके बाद विकास में सहयोग दिया। उसके बाद 13 वर्ष तक भ्रमण किया, यानी घूमे। तत्पश्चात उसने निरंकुश शासन हिमियास की दत्तक पुत्री से विवाह किया। यानी अरस्तु के पत्नी के नाम की बात करेंगे तो हिमायस के दत्तक पुत्री से शादी की है। कुछ वर्ष मैसिडीन में रहकर वह सिकंदर का शिक्षक भी बना था। आपको पहले भी बताए थे कि अरस्तु साहब जो थे ये सिकंदर के गुरु भी थे। समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है। इन्होंने घूम घूम कर शिक्षाओं के बारे में प्रदान किया, भाषण दिया और घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया कि शिक्षा लो, शिक्षा ग्रहण करो। स्कूल खोला दिया। इसके बाद की बात करते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात यानी बाद उसे 40 देश से निष्कासित किया गया, जहां दूसरे वर्ष वह मर गया। अरस्तु साहब को निष्कासित किया गया और बाद में वो मर गए। यद्यपि परंपरा के अनुसार अरस्तु सैकड़ों कृतियां की रचयिता था, किंतु उनमें से 47 ही पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। काफ़ी ये लिखे जिसमें से 47 इनकी रचना जो है प्राप्त होती है। इस तरह से आगे हम आपको बात करते हैं। 373 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके मरने के साथ ही उनका द्वारा स्थापित विशाल यूनानी साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो हमने आपको अरस्तु के बारे में जो छोटी सी जानकारी दिए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है समझिएगा। अरस्तु की जीवनी लिखने के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरस्तु से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है और प्रश्न 5 अंक का हो सकता है या 10 अंक का हो सकता है। यहाँ तक कि आपको 2 अंक का भी हो सकता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो याद रखेंगे प्लेटो, या फिर अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था, तो सिकंदर। तो यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, तीनों तरह का क्वेश्चन निकल रहा है इस टॉपिक से। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जवाब दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग हेरोडोटस। इसके बारे में
ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। ये पूरे विश्व इतिहास के जनक है, ठीक है। हेरोडोटस यूनान का ही नहीं बल्कि विश्व के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं, बिल्कुल सच जानकारी है। वह पेरिक्लीज युग का एक दीप्तमान नक्षत्र है, उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। जानकारी समझ में आ गया होगा, इतिहास के पिता कहा जाता है। वह यूनान के हालिकॉर्नेसिस नगर में पैदा हुआ था, यानी इनका जन्म जो है हालिकर्नेसिस नगर में हुआ था, एक जगह का नाम है। राजनीतिक कारणों से उसे देश से निकालकर दंड मिला था। इनको राजनीतिक प्रॉब्लम के कारण यानी पॉलिटिक्स के कारण इन्हें जो है देश से बाहर निकाल दिया गया था। उसने इसका लाभ लेकर विभिन्न देशों का भ्रमण किया। लोग कहा जाता है ना, जब आप पर लोग पत्थर फेंके तो पत्थर उठाकर आप दीवार बनाने की क्षमता रखिए, तभी जाकर आप सच्चे मायने में स्टूडेंट हैं। तो ये जो थे आदमी, ये इतना अच्छे इंसान थे हेरोडोटस। इन्हें जब देश से निकाल दिया गया था, ये क्या किया, देश से निकालने के बाद इन्होंने अलग अलग देशों का भ्रमण किया, देश में घूमे। घूमने के बाद अच्छी अच्छी जानकारी एकत्र करके ये हेरोडोटस साहब ने क्या कर दिए, इतिहास बना दिए। और इतिहास इस तरह से बना दिए कि आज मोटे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता है कि इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस साहब। उसने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, उसने मिस्र, पर्सिया, बेबीलोन और काला सागर के तट पर भ्रमण किया। वह मिस्र के पिरामिडों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। उसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। मिस्र को क्या बताया गया, नील नदी का वरदान किसे कहा गया, मेरे भाई लोग याद रखेंगे। नील नदी का वरदान दिया गया, किसने दिया, तो इतिहास के जनक पितामह हेरोडोटस ने। उसके इतिहास का एक लक्ष्य यूनान फारसी युद्ध का आंखों देखा हाल लिखना था। उसकी पुस्तक हिस्ट्रीज है, वह एक प्रकार का विश्व इतिहास है। हेरोडोटस जहाँ भी जाता था वहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास जानने की कोशिश करता था। उसने मिस्र को निकटतापूर्वक देखा, पर्शिक युद्ध का वर्णन किया, यानी जहाँ जहाँ गया वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का युद्ध, राजनीतिक सारा चीज़ का जानकारी इन्होंने रखते गए और एक इतिहास बना दिए। और इतिहास इस तरह से बना दिए कि आज इतिहास में इनका नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाता है, हेरोडोटस साहब। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। हम बात करते हैं होमर युग की। होमर युग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम सुकारत, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। प्ले लिस्ट में सेव है, सारा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी सेव है, वो भी आप देखिएगा, निश्चित रूप से देखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में आपके साथ। यूनान के इतिहास में 12वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंधकारपूर्ण युग माना जाता है। यानी अंधकार युग की शुरुआत जो हुआ है वो 12वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक माना गया है। यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का युग जो था वो अंधकार युग था। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राचीन सभ्यता की तुलना में उनका जीवन बड़ा ही पिछड़ा हुआ रहता था। इस समय क्या हुआ, इस काल की जानकारी हमें इलियस और ओडिसी नामक दो महाकाव्यों से होती है। कहा जाता है कि इनकी रचना होमर नामक एक अंधे कवि ने की थी, इसलिए इस युग को होमर युग कहते हैं। और इसका जो है असली नाम देखा जाए तो अंधकार युग माना जाता है, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। तक हाल जानने के उत्तम साधन, इसी से काल को होमर काल कहते हैं। होमर काल कहने का मतलब क्या, ये चीज़ हम बता दिए। इस तरह का नोट्स अगर आप दोस्तों लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको नोट्स किस तरह से देंगे, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको देंगे। तो यहाँ पर होमर काल में राजनीतिक संगठन की कई इकाई समूह था। प्रत्येक समूह का अपना सरदार या राजा होता था, जो उसी समूह का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके अधिकार असीमित था। सर्वोच्च न्यायपति और पुरोहित भी राजा ही होता था। राज की गद्दी वंशानुगति हो चुकी थी, किंतु उससे समूह के लोगों से राय लेनी पड़ती थी। तो उस समय का जो भी था होमर काल में, राजनीतिक संगठन एक इकाई समूह था। प्रत्येक समूह का अपना सरदार था, प्रत्येक सरदार एक राजा माने जाते थे, सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ये था आपका होमर युग। होमर युग क्या था, अंधकार युग को ही होमर युग कहा जाता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, इसको उल्टा लिखना है आप लोग को। कैसे लिखना है, 12वीं से 8वीं शताब्दी तक को होमर काल कहा जाता है, जो कि अंधकार युग था। तो अंधकार युग को ही होमर युग कहा जाता है या होमर काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है छोटा छोटा संगठन बनता था और हर संगठन का राजा अलग अलग होता था। इसमें क्या है, इसी कारण इस काल को जो है वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, सेनापति के ट्राय से लौटने की कहानी भी है इसलिए। ठीक है,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यूनान में नगर राज्यों का उदय कैसे हुआ। यूनान के बारे में तो बहुत ही अच्छा कहानी आपको सुनने को मिला होगा कभी न कभी। यूनान में होमर काल के बाद अनेक जातियों का आगमन के साथ साथ नगर राज्य बसने की शुरू हुई। ये नगर यानी यूनान नगर प्रायः नगर तक सीमित रहते थे। संपूर्ण यूनान के एक ही केंद्रीय शासन नहीं था, अपितु वह छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था। यूनान जो था तो एक बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे नगरों में बटा हुआ था। ये नगर राज्य पॉलिस कहलाता था। यूनान के छोटे छोटे जो राज्य में बटे हुए थे वो छोटे छोटे नगर जो है राज्य पॉलिस कहलाते थे। इस प्रकार प्रत्येक पॉलिस या नगर राज्य अपने अपने एक इकाई थी, अपना शासन वह स्वयं करता था। प्रत्येक नगर राज्य की अपनी सरकार थी और अपना देवता था। इन नगरों में राज्यों में एथेंस और स्पार्टा सबसे प्रमुख था। इन्हीं दो राज्यों के नेतृत्व में यूनान सभ्यता का विकास हुआ। प्रिय छात्रों, आप लोग को बता देना चाहते हैं स्पार्टा के बारे में और एथेंस के बारे में 101% प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इस दोनों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक नगर राज्य की अपनी सरकार थी और अपना देवता था। इन नगरों और राज्यों में एथेंस और स्पार्टा जो है बहुत प्रसिद्ध था, सबसे प्रमुख था। बताया जाए तो यूनान में जो है अनेक छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य को पॉलिस कहते थे और उस पॉलिस में जो है दो राज्य सबसे महत्वपूर्ण था, स्पार्टा और एथेंस। इसके बारे में आपको लिख देना है। सभी जगह जो कला के लिए प्रसिद्ध थे, कोई मैथ के लिए प्रसिद्ध थे, ये सारा बात था। चलिए अगला प्रश्न है, पेलोपोनेशियन युद्ध क्या है। अगर आप विस्तार से वर्णन के साथ आंसर देखना चाहते हैं वीडियो में बने रहिएगा। पेलोपोनेशियन युद्ध क्या है। ईरानी युद्ध के बाद एथेंस और स्पार्टा में पारस्परिक द्वेष भाव बढ़ गया था। हमने ऊपर में अभी आपको समझाई थी यूनान के दो प्रमुख नगर था एथेंस और स्पार्टा। इस दोनों में जब युद्ध हो गया था उसी युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं। जानकारी से स्पष्ट होगा, इस युद्ध में एथेंस ने प्रमुख भाग लिया था। इसी कारण युद्ध के बाद समूचे यूनान पर उसका प्रभुत्व जम गया था। स्पार्टा कमजोर पड़ गया था और जो है ये एथेंस जो आगे निकल गया था। एथेंस ने नगर राज्य को मिलाकर एक डैलिश संघ का निर्माण कर लिया। एथेंस छोटा था लेकिन मिलाकर के एक डैलिश संघ का निर्माण किया। कुछ दिनों के बाद एथेंस ने इस संघ को साम्राज्य के रूप में बदल दिया। इसी कारण भिन्न भिन्न नगरों का राज्यों का असंतोष बढ़ने लगा। स्पार्टा भी एथेंस का उन्नति से ईर्ष्या करता था। उसने इस असंतोष का लाभ उठाते हुए कोशिश किया। एथेंस और स्पार्टा के बीच में 404 ईसा पूर्व में युद्ध छिड़ गया, जिसको हम लोग पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं। तो जानकारी को स्पष्ट होगा, हमने शुरू में ही बता दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध को ही हम लोग क्या बोलते हैं। पेलोपोनेशियन युद्ध कब हुआ था, तो स्पार्टा, यहाँ पे स्पार्टा और एथेंस के बीच जो 404 ईस्वी पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं। यह युद्ध क्यों हुआ था, तो एथेंस के तरक्की को देखकर स्पार्टा ने घृणा करने लगा, ईर्ष्या करने लगा और बाद में चल करके लोग भी एथेंस के जो शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थे और युद्ध का घोषणा हो गया और इस युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में संपूर्ण यूनान सम्मिलित था। अंत में एथेंस की पराजित हो गया और उसकी राजनीतिक सत्ता का अंत हो गया और स्पार्टा का जीत हुआ और स्पार्टा एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं। पेलोपोनेशियन युद्ध में पारस्परिक संघर्ष के कारण एथेंस और स्पार्टा दोनों कमजोर पड़ गए। ऐसे समय में यूनान में एक दूसरे नगर राज्य मैसिडोनिया का उत्कर्ष हुआ। इसी बीच में देखिए स्पार्टा तो जीत जाता है लेकिन कमजोर भी हो जाता है और इसी बीच एक नया राज्य निकल कर आता है मैसिडोनिया। उत्तरी यूनान में स्थित मैसिडोनिया के राज्य का उत्कर्ष राजा फिलिप के नेतृत्व में होता है। राजा फिलिप के नेतृत्व में हुआ। उसने समूचे यूनान को जीतकर विशाल मैसिडोनिया साम्राज्य की स्थापना कर दी। सिकंदर महान उसी का पुत्र था। देखिए मैसिडोनिया का पुत्र जो था फिलिप था, ये सिकंदर का बेटा था फिलिप, ठीक है, जो मैसिडोनिया साम्राज्य की स्थापना किया। वह 336 ईसा पूर्व मैसिडोनिया का राजा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था जो विश्व सम्राट होने का सपना देखा करता था। सिकंदर भाई महान था तो उसका बेटा भी महान है। समूचे यूनान को अपने अधीन करके वह आगे बढ़ा। मिस्र, सीरिया, ईरान आदि देशों को जीतता वह भारत तक आ पहुंचा था। वाह, फिलिप देखिए भारत तक आ पहुंचा था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इस क्रम में उसने यूनानी सभ्यता का प्रचार दूर दूर देशों में किया और लास्ट में क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है सिकंदर का। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी का जो है अंत ही हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप वायरल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च क्या करना है, चलिए हम बता देते हैं आप लोग को। तो गूगल
पर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस। जैसे आप MNC क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। अब आपको उसमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर आने के बाद यहाँ पर आपको होम साइंस के अलावा अन्य सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सब सब्जेक्ट का आप यहाँ पे विषय वाय अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो भी विषय का डाउनलोड करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और PDF लेने के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर आकर के आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको ग्रुप में सारा क्वेश्चन पेपर परीक्षा के दिन मिल जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।